जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, कुछ लोग मैंगी को किडनैप कर लेते हैं। नेक्स्ट डे हितेई से रहा ही नहीं जाता और वो मैंगी के घर आ जाता है अपनी स्टूडेंट को एक बुक देने के बहाने। वो उसके फादर को बुक देता है और इधर उधर देखता है, और जब उसे मैंगी कहीं नहीं दिखती तो वो उनसे पूछ ही लेता है कि मैंगी कहाँ है। वो कहता है पता नहीं, शायद वो नाइट शिफ्ट में होगी, वैसे भी वो रात से घर नहीं आई। हितेई काफ़ी घबरा जाता है क्योंकि रात में तो उसने ही उसे घर के बाहर छोड़ा था। वो फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचता है जहां काफ़ी भगदड़ मची होती है। वो एक नर्स से जाके पूछता है क्या मैंगी आज आई। वो कहती है अगर मैंगी यहाँ होती तो यहाँ पर ये सब नहीं हो रहा होता। उसने बिना बताए आज तक कभी छुट्टी नहीं ली, और आज इस तरह बिना बताए उसने छुट्टी ले ली। यहाँ हितेई की घबराहट और भी बढ़ जाती है। वो शिरियोन को कॉल करता है, पर शिरियोन को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। वो कहती है तुम ही तो उसके साथ थे ना, क्या तुम्हें नहीं पता। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि शिरियोन का भाई आ जाता है और वो फ़ोन काट देता है। वो शिरियोन को वार्न करता है कि आज के बाद तुम हितेई का फ़ोन कभी पिक नहीं करोगी। हितेई पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है क्योंकि अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, पर पुलिस वाले भी उसकी रिपोर्ट नहीं लिखते क्योंकि अभी मैंगी को गायब हुए सिर्फ 15 ही घंटे हुए थे। वो उसे सलाह देते हैं कि वो उसे ढूंढे, शायद वो अपने घर गई होगी या किसी रिलेटिव के पास। और तभी हितेई को याद आता है एक बार मैंगी ने अपने होम टाउन जाने की कही थी। हितेई मैंगी के भाई के पास जाता है और उसे अपने घर पे कॉल करके पूछने को कहता है कि क्या वहाँ मैंगी आई, पर उसके घर भी कोई कॉल नहीं उठाता। हितेई को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो उससे कहता है कि तुम अपने घर का एड्रेस मुझे लिख कर दो। और फिर क्या, हितेई निकल जाता है मैंगी की तलाश में उसके घर ढूंढने। वो काफ़ी खूबसूरत सी जगह थी, पर आगे बढ़ते बढ़ते वो सोचता है कि अगर वो अपने पेरेंट्स के पास होगी तो अभी उसे कुछ घंटे ही हुए हैं, वो मुझे क्रीपी समझेगी, मैं कितना चिपकूँ। और फिर खुद ही को समझाता है हाँ तो क्या हुआ, मैं सिर्फ उसे बाहर से देख लूँगा कि वो वहाँ है या नहीं। वो कहता है मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊँगा, कुछ गिफ्ट्स ले लेता हूँ और फिर खुद को उनके सामने इंट्रोड्यूस कर दूँगा। वो आगे बढ़ता है कि तभी उसे एक ग्रैंडमा मिलती हैं। वो काफ़ी घबराई हुई होती हैं। वो उससे हेल्प मांगती हैं। वो कहती हैं मेरा बेटा बीमार है, क्या तुम एम्बुलेंस को बुला सकते हो, उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, वरना कुछ भी हो सकता है। हितेई कहता है आपका बेटा कहाँ है। वो बुढ़िया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है क्या तुम डॉक्टर हो, चलो चलो तुम मेरे बेटे को देख लो, उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। क्योंकि वो इस सब से बहुत डरता है। वो बुढ़िया फिर भी नहीं मानती। वो हाथ पकड़कर उसे अपने घर की तरफ ले जाती है। यहाँ दूसरी तरफ मैंगी के घर पर उसके फादर सोकर अभी उठे होते हैं। उनकी वाइफ उनके लिए खाना लाती हैं और पूछती हैं आज क्या हुआ, तुम बहुत लेट तक सोए। वो कहता है पता नहीं, मुझे सर में दर्द हो रहा है। और तभी वो अपनी माँ के बारे में पूछता है, माँ दिख नहीं रही। वो कहती है अंदर ही तो थी। और वो अंदर जाता है, पर अंदर कोई नहीं होता। वो दोनों घबरा जाते हैं कि उन्हें मालूम है उनकी माँ की मेंटली हालत ख़राब है। वो दोनों उन्हें ढूंढने के लिए निकल ही रहे होते हैं कि सामने से वो आ जाती हैं और साथ में लाती हैं हितेई को। हितेई पूछता है इनका बेटा कौन है। मैंगी के फादर कहते हैं हाँ मैं हूँ। वो उन्हें देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो तो बिल्कुल ठीक लग रहे थे। कहता है कि इन्होंने कहा था कि इनका बेटा काफ़ी बीमार है। दोनों हितेई को बताते हैं कि इनकी मेंटली हालत ख़राब है और उससे माफ़ी भी मांगते हैं। हितेई वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी उसे याद आता है और वो उन्हें कहता है क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकते हैं। मैंगी के फादर जैसे ही एड्रेस पढ़ते हैं वो हितेई की तरफ देखने लगते हैं और दूसरे ही पल सभी को लंच टेबल पर दिखाया जाता है। मैंगी की माँ तो हितेई को ऐसे ट्रीट करती है जैसे कि वो उनका दामाद हो। वो उससे उसकी एजुकेशन के बारे में पूछती है, उसके घर वालों के बारे में पूछती है और पूछती है क्या मैंगी तुम्हारे घर वालों से मिली है। मैंगी के फादर उसे टोक देते हैं और कहते हैं तुम उससे ये सब पूछना बंद करोगी। खाना खा लेने के बाद हितेई जाने के लिए तैयार हो जाता है। हितेई वहाँ से तो निकल जाता है, पर अब वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिरकार मैंगी है कहाँ। वो जैसे ही आगे बढ़ता है सामने से मैंगी आ रही होती है। वो ज़ोर से चिल्लाता है मैंगी। वो भागते हुए उसके पास जाता है और गुस्से में कहता है तुम कहाँ गई थी, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा था। मैंगी कहती है तुम यहाँ कैसे आए। हितेई गुस्से में कहता है तो क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं यहाँ फ़न करने आया हूँ,
तुम कहीं नहीं थी, ना घर पर ना काम पर, हर जगह मैंने तुम्हें ढूंढा। वो एक बार फिर पूछती है, तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? हितेई कहता है, मैंने तुम्हारे भाई से लिया। वो म्यांगी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम काफ़ी बदली हुई सी लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? वो उसका हाथ पकड़ता है और वो हाथ झटक देती है और वो कल के बारे में याद करती है। वो एक बंद कमरे में होती है जहाँ 2 आदमी होते हैं। मैंगी काफ़ी घबराई हुई होती है। वो उन्हें कहती है, कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास जितने पैसे हैं तुम सब ले लो। पर वो लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो कहते हैं, हमें पैसे वैसे से कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ तुमसे मतलब है। और जैसे ही वो इधर उधर देखती है, उसे ये जगह याद आ जाती है और वो कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अगर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। उनमें से एक आदमी कहता है, मैं तुम्हारा मुंह चुटकियों में बंद करवा सकता हूँ। म्यांगी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, हाँ तो कराओ, मैं बाहर जाकर सबको बता दूंगी, मीडिया के सामने कहूँगी। और तभी उनमें से एक आदमी उसे ज़ोरदार हिट करता है। म्यांगी की आंख जैसे ही खुलती है, उसके सामने हितेई के फादर होते हैं। हितेई के फादर एक के बाद एक कई सारे फ़ोटो उसके सामने रख देते हैं और कहते हैं, क्या तुम अब्रॉड जाना चाहती हो? और वो भी जर्मनी। वहाँ का वीज़ा अप्लाई करना कितना हार्ड है। और फिर तुम्हें तो मालूम ही होगा कि नॉर्थ कोरिया और ईस्ट जर्मनी के बीच क्या चल रहा है। हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। म्यांगी कहती है, आप ये सब हितेई की वजह से कर रहे हो ना? और वो ईविल स्माइल करते हैं। म्यांगी शीरियोन के भाई के ऑफिस के बाहर बैठ जाती है। वो जैसे ही वहाँ आते हैं, म्यांगी को देख के घबरा जाते हैं। वो पूछते हैं, तुम यहाँ, और वो भी इस हालत में? म्यांगी उनसे रिक्वेस्ट करती है, क्या आप पूछ सकते हैं मेरा वीज़ा पास हुआ या नहीं? और बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा म्यांगी ने सोचा था। उसका वीज़ा होल्ड पे रख दिया जाता है और इस बार शीरियोन के भाई भी कुछ नहीं कर पाते। शीरियोन का भाई उसे तसल्ली देने के लिए कहता है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, तुम घबराओ नहीं। पर म्यांगी समझ गई थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो उन्हें बताती है कि ये सब हितेई के फादर ने किया है। वो एक बार फिर प्रेजेंट में आ जाती है और हितेई से कहती है, तुम अब जाओ। हितेई समझ जाता है कि म्यांगी का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो कहता है, मैं तुम्हारा ग्वांगजू में वेट करूँगा। म्यांगी अपने घर आ जाती है, पर म्यांगी की हालत देखकर उसकी माँ घबरा जाती है। म्यांगी उनसे कहती है, क्या मैं एक कम्युनिस्ट की बेटी हूँ? म्यांगी के फादर भी पहले प्रोटेस्ट का हिस्सा थे जो सरकार के विरुद्ध लड़ रहे थे। सबके सब चौंक जाते हैं। वो अपने फादर से कहती है, आप मुझे बताओ, क्या ये सच है या नहीं? उनका सर झुक जाता है। म्यांगी बहुत रोती है और कहती है, आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? मैं हमेशा से यही समझती रही कि सारी गलती मेरी ही थी। आप एक बार तो मुझे बता सकते थे ना कि मेरी गलती नहीं थी। मैं अपनी ज़िंदगी में एक मजाक बन के रह गई हूँ। उसके इस तरह से चिल्लाने और रोने से उसकी ग्रैंड माँ की हालत भी बिगड़ जाती है। वो फ्लैशबैक में चली जाती हैं जब ऐसे एक बार फ़ोन की घंटी बजी थी और कुछ पुलिस वाले उसके बेटे को उसके घर से उठा के ले गए थे। और तब भी उनके सामने हितेई के फादर थे। उनकी मार मार के काफ़ी बुरी हालत कर दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने ये सब तो छोड़ दिया, पर उन्होंने एक बॉन्ड साइन किया था जिसके तहत वो और उनकी फैमिली कभी भी ये कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री नहीं जाएगी। म्यांगी निराश होकर अपने घर से चली जाती है, पर पीछे से उसके फादर उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, मुझे लगता था अगर मैं चुप रहूँगा तो ये सब ख़त्म हो जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि इस सब का इफ़ेक्ट तुम पर पड़े। वो कहती है, पर इफ़ेक्ट तो पड़ ही गया ना, और वहाँ से चली जाती है। यहाँ शीरियोन भी म्यांगी को ढूंढ रही थी। वो उसके लैंडलॉर्ड के पास भी जाती है, पर वो उसे कहता है वो कोई बच्ची नहीं है, वो कहीं घूमने गई होगी, तुम अपने घर जाओ और आराम करो। अब शीरियोन को एक ही इंसान पर शक था और वो थे हितेई के फादर। यहाँ शीरियोन का भाई भी म्यांगी के वीज़ा के लिए यहाँ वहाँ फ़ोन कर रहा था, पर उसका काम नहीं बन पा रहा था। शीरियोन भी अपने भाई के ऑफिस में आ जाती है। वो अपने भाई को परेशान देख उसे सब कुछ सच सच बता देती है, अपने झूठ के बारे में, वो ब्लाइंड डेट्स के बारे में। उसका भाई कहता है, जब हितेई के फादर ने तुमसे पूछा था तब तुमने झूठ क्यों कहा? शीरियोन रो रही होती है और कहती है, मैं काफ़ी डर गई थी, मुझे नहीं पता था
कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। मुझे डर था कि कहीं मेरी फैमिली के साथ वो कुछ बुरा ना करे। यहाँ जगह जगह प्रोटेस्ट चालू हो गई थी। यहाँ स्टेशन पर हीते म्यांगी का इंतज़ार कर रहा होता है। म्यांगी उसे देखती है पर उसे अवॉइड करके वहाँ से चली जाती है। हीते उसके पीछे भागता है और वो भीड़ में गुम हो जाती है। हीते फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो उसके पास जाता है और कहता है, ये अचानक से तुम्हें हो क्या गया है? उसने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया होता। मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ना ही मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारी वजह से मेरे आसपास के लोगों को काफ़ी हर्ट हो रहा है और मैं अब उन्हें और चोट नहीं पहुँचाना चाहती। हीते उसका ज़ोर से हाथ पकड़ता है और कहता है, क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी इन बातों पर विश्वास करूँगा? कल तक तो सब ठीक था ना, और आज सडनली तुम ये कहना चाहती हो कि वो सब कुछ नहीं था? म्यांगी भी चिल्लाकर उससे कहती है, अगर तुम्हें पूछना ही है तो अपने फादर से जाके पूछो। मैं अब अब्रॉड जाकर नहीं पढ़ सकती, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें डेट कर रही थी और मैं अब तुम्हारे साथ एक और पल रही तो मेरी लाइफ बद से बदतर बन जाएगी। मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं डरी हुई हूँ। कुछ खुशियाँ ही तो आई थी उसकी लाइफ में और फिर अचानक से ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। हीते अपने फादर के पास जाता है और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। वो कहता है, मैं तो उस लड़की के साथ सिर्फ मज़े के लिए था क्योंकि वो 1 महीने के बाद तो अब्रॉड ही जाने वाली थी। आप इस सब को सीरियस मत लो, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। पर वो भी उसका फादर था। वो कहता है, मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाला, मुझे पता है। हीते उनसे रिक्वेस्ट करता है, आप ये सब इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि वो मेरे साथ है, पर इस सब में उसका कोई कसूर नहीं है। इस सब की शुरुआत मैंने ही की थी। वो उनके पैरों में गिर जाता है और रिक्वेस्ट करता है और उनके तब भी ना मानने पर वो कहता है, मैं अभी की अभी शादी करने को तैयार हूँ अगर आप चाहते हो तो। वो पलटते हुए कहते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये घुटनों पर बैठ के ये कहोगे तो मैं ऐसे एक डील समझकर हाँ कर दूंगा? शादी तो तुम्हें वैसे भी करनी पड़ेगी। वो उसके पास आते हैं और किसी पालतू जानवर की तरह उसके सर पर सहलाते हुए कहते हैं, तुम तो अभी से ही डर गए। वो फिर भी उनसे रिक्वेस्ट करता है, आप जैसे कहोगे मैं वैसे लाइफ जीऊँगा, आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। आप उसे उसकी लाइफ जीने दो, प्लीज़। शियोल जाने के लिए तैयार हो जाओ और तुम तब तक वापस नहीं आओगे जब तक मैं नहीं कह देता, और तब मैं उस लड़की के बारे में सोचूंगा। नेक्स्ट डे हीतेई के फादर शीरियन के फादर से मिलते हैं और दोनों को कुछ दिन सियोल जाकर रहने को कहते हैं। शीरियन के फादर काफ़ी गुस्से में होते हैं और वो कहते हैं, अभी कुछ दिन के लिए हमें इस प्लान को टाल देना चाहिए। पर हीतेई के फादर उन्हें कहते हैं, हमें शादी का ऐलान कर देना चाहिए। ये शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। शीरियन के फादर काफ़ी गुस्से में घर आते हैं और शीरियन को कहते हैं, तुम्हें सियोल जाना पड़ेगा। शीरियन भी हैरान हो जाती है। तभी उसका भाई वहाँ आता है और अपने फादर से कहता है, मुझे आपको कुछ बताना है। दोनों सब कुछ सच सच अपने फादर को बता देते हैं। शीरियन के फादर काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। शीरियन का भाई अपने फादर को कहता है कि हमें उन लोगों को सब कुछ बता देना चाहिए। पर वो कहते हैं, तुम मैगी के बारे में सोच रहे हो, हमें पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। और इस सब डिस्कशन के बीच सभी में मनमुटाव की भावना आ जाती है। तभी अचानक से शीरियन के फादर की हालत बिगड़ जाती है। शीरियन अपने फादर की इस हालत को देख अपने भाई से कहती है, मैं सियोल जाऊंगी। हीते भी अपना बैग पैक कर लेता है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इतना सेक्रीफाइस कर सकता है किसी के लिए, कि अपनी पूरी लाइफ किसी और के हवाले कर दे? बट हीते ने ऐसा किया था। यहाँ दूसरी तरफ म्यांगी की भी खूब क्लास लग रही थी क्योंकि वो कुछ दिनों से काम पर नहीं आई थी। एक नर्स उसे बताती है, हीते उसे ढूंढता हुआ यहाँ आया था। हीते अपने स्टूडेंट के पास आता है। वो उसे एक डायरी देती है क्योंकि आज टीचर डे होता है। हीते उसे कहता है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। वो काफ़ी सारी बुक्स निकाल के उसके सामने रख देता है और उसे बताता है, आज मेरा आखिरी दिन है। म्यांगी काम से लौट रही होती है। हीते बाहर उसका इंतज़ार करता है। वो उसे कहता है, क्या तुम दूर से ही मेरी बात सुन सकती हो? मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ। मैं कल सियोल जा रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ से वापस आऊँगा। मैं जाने से पहले तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था। कुछ दिन जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए वो मेरी ज़िंदगी के हैप्पीएस्ट मोमेंट है। हीते ही कहता है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। वो उसके पास आता है और उसके ईयरिंग उसके हाथों में रख देता है।
मैंने पूरी कोशिश की, पर हमेशा की तरह एक बार फिर सब कुछ बिखर गया। मैं ऐसा ही हूँ, जो भी मेरे करीब आता है टूट के बिखर जाता है। मुझे पता है कि तुम काफ़ी स्ट्रांग हो और हमेशा ऐसे ही रहना, कभी मत टूटना। मैंगी ईते से कहती है, तुम भी कभी हिम्मत मत हारना, तुम एक स्ट्रांग पर्सन हो, मुझे पता है। वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ईते की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वो मैंगी के पलटने का इंतज़ार करता है, पर इस बार मैंगी नहीं पलटती। वो दरवाजे की आवाज़ उसके दिल तक पहुँचती है। दोनों ने एक दूसरे को स्ट्रांग रहने को कहा था, पर इस सिचुएशन में दोनों ही टूट चुके थे, और उन दोनों के साथ कहीं ना कहीं हम भी। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।